अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, मगर एहतजाज के लाएमल, टाइम फ्रेम, मकाम और एहतजाज की क़यादत को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार है और इसी कन्फ्यूजन की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब तक इस एहतजाज के लिए मोमेंटम बनाने में भी नाकाम नजर आ रही है। इसके अलावा 5 अगस्त का एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करेगी या ये एहतजाज तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा, इस पर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत एहतजाज का लाएमल देगी और महमूद खान अचकज़ई इसकी क़यादत करेंगे, जबकि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस एहतजाज की सिर्फ इखलाकी हिमायत करेंगे। अहम बात यह कि बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने इस एहतजाज की तहरीक की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को देते हुए ये ताकीद की थी कि ये चारों रहनुमा भरपूर तरीके से तहरीक चलाएंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि जिन कायदीन को बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दी है, वो रहनुमा अब इस तहरीक की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म और उसके सबरा महमूद खान अचकज़ई के कंधों पर डाल रहे हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कल एक्स पोस्ट में लिखा कि इमरान खान ने पूरी कौम को पुकारा है, महमूद खान अचकज़ई सबरा तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत में यह एहतजाज पुरअमन और मुसलसल है। मुल्क गिर एहतजाज के लिए हर सूबा और इलाका अपने हालात के मुताबिक लाएमल अपनाएगा। आलिया हमजा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल शेख, दाऊद शाह अपने दायरा अमल के मिजाज और जिम्मेदार हैं, जबकि जुनैद अकबर ने कुछ रोज़ पहले ये कहा था कि 5 अगस्त के एहतजाज को लीड महमूद खान अचकज़ई करेंगे और वही इस एहतजाज के फैसले करेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा कि एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। यकम अगस्त को जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत इंशाअल्लाह ताला वही अनाउंस करेगा कि हमें 5 अगस्त को हमने क्या करना है। हमारी तैयारी पूरी है और इंशाअल्लाह तारीख़ी एहतजाज होगा उस दिन। इमरान खान साहब के हुक्म के तहत इस तहरीक का जो तमाम इंतज़ाम है या गौर ख़ौज़ है वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले है। महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर साहब हैं, इसमें दीगर हमारे सिंध से दोस्त हैं, बलूचिस्तान से दोस्त हैं। ये सब बैठ कर जो लाए अमल तय करेंगे, लेकिन बिलाखिर लाए अमल जो है हर शहर हर कस्बे ने ख़ुद तय करना है अपना कि किस तरह अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। तो ये एक मुल्क गिर वाक़या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कायदीन का कहना था कि एहतजाज की क़यादत और इसके फैसले महमूद खान अचकज़ई करेंगे और 1 अगस्त को तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन बताएगी कि हमने क्या करना है। लेकिन 1 अगस्त को तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के APC के एलामिये में 5 अगस्त के एहतजाज और इसके लाएमल का कोई जिक्र मौजूद ही नहीं है। जबकि कल हमारे शो में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि ना तो 5 अगस्त का एहतजाज हमारे प्लेटफॉर्म से हो रहा है, ना महमूद खान अचकज़ई इसकी क़यादत करेंगे। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन इस एहतजाज की सिर्फ इखलाकी हिमायत करेगी। 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज है, वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा है एहतजाज। जी, हम उसके अंदर एक मॉरल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अभी गुफ्तगू होगी आज या कल चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ एज ऑफ नाउ अचकज़ई साहब की सरबराही में तो नहीं हो रहा है एहतजाज, क्योंकि गौहर साहब ने कल ये कहा कि मुख्तलिफ मेरा नहीं ख्याल। हाँ, क्योंकि गौहर साहब ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हम रैलीज निकालेंगे, तो ये रैलीज जो है अचकज़ई साहब की सरबराही में नहीं हो रही है। देखिए, उन्होंने आपने जो ट्वीट पढ़ के सुनाई सलमान अकरम राजा साहब की, उसके अंदर उन्होंने खुद अपनी वाज़ेह हदायत दी हैं अपनी जमाती स्ट्रक्चर को, जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में है, उनके नाम भी लिए हैं। तो वो तो उनकी अपनी जमात की एक वहाँ पर मौजूद है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन का कहना है कि वो सिर्फ इखलाकी तौर पर इस एहतजाज की हिमायत करेंगे। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सिर्फ इस बात पर ही कन्फ्यूजन नहीं है कि एहतजाज की क़यादत कौन करेगा, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस बात पर भी कन्फ्यूजन और इख्तलाफ राय मौजूद रहा है कि एहतजाज कैसे होगा और कहाँ होगा और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा। 8 जुलाई को बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक्स अकाउंट पर एक तवील पैगाम में यह ऐलान किया गया था कि 5 अगस्त से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज का आगाज़ करेंगे। मगर इसके बाद अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज़ की बात कर दी, जिस पर पार्टी में कन्फ्यूजन और इख्तलाफ देखने में आया। इसके अलावा 2 दिन पहले पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम से जब हमने अपने प्रोग्राम में पार्टी के प्लान से मुतल्लिक सवाल किया था, तो उनका कहना था कि एहतजाज का प्लान फाइनल है, लेकिन इसकी तफसीलात मीडिया से शेयर नहीं की जा सकती। जबकि उसी दिन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 5 अगस्त का एहतजाज एक दिन की एक्टिविटी होगी और इस दिन शहर शहर रैलीज का इनकाद होगा। इसके अलावा पिछले 2 हफ्तों में बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं की 9 मई के केसेस में सज़ा के बाद ये सवाल भी बरकरार है कि क्या ये रहनुमा अब एहतजाज में शिरकत करेंगे या गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोशी इख्तियार करे रखेंगे, और रहनुमाओं की अदम मौजूदगी में
क्या पार्टी बड़ी तादाद में कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कार आसमा शिराजी और अथर काजमी ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। आसमा, पहले आप बताइएगा कि 5 अगस्त को जिस तहरीक को इमरान खान ने पीक पर पहुंचाने का कहा था, अब जो बयानात आ रहे पीटीआई के उससे मुख्तलिफ है। वो कह रहे कि एक मुसलसल तहरीक हम चलाते रहेंगे, 14 अगस्त को भी एहतजाज होगा और एक मुसलसल तहरीक होगी। वजह क्या है कि जिस तहरीक को पीक पे पहुंचाना था 5 अगस्त को, अब उस प्लान में एक किस्म की तब्दीली नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। मेरा ख्याल है कि वो तब्दीली तो बिल्कुल सामने है, विजिबल है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं और उनकी वाज़े हिदायत भी थी कि 5 अगस्त की जो तहरीक है उसका आगाज़ किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी बाहर क़यादत है वो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकी है, और उनकी इंतज़ामी सतह के ऊपर या तंजीमी बुनियादों के ऊपर उनका ढांचा जो है वो एक तरह से मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि उसकी वजह से जो कहा गया था कि 5 अगस्त तक ये तहरीक अपने उरूज पर होगी, यानी अपने पीक पर जाएगी, वो अभी तक हमें होता दिखाई नहीं दे रहा, जबकि 5 अगस्त में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और वो हमें जो पीक है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि असल बात वही है, और उसमें मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है उसका बनता है, जो कि पहले दिन, क्योंकि अब तो 9 मई के ऊपर मुकदमात के फैसले भी सुनाए जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, लेकिन इससे पहले उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। 26 नवंबर के बाद से लेके अब तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ उनके जो रहनुमा हैं उनकी मुख्तलिफ अप्रोच रही है, वो तजाद एक उनकी पार्टी के अंदर नज़र आता रहा है और है अभी भी। कोई कहता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब चलाएंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि 5 अगस्त तक पीक पे जाएगी, फिर कहा जाता है कि 5 अगस्त को सब लोग निकलेंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और वहां पर एहतजाज करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो एक बहुत ही क्लैरिटी और एक वाज़े लाएमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नज़र नहीं आया। यही वजह है कि अब तक कोई भी उनकी जो एक पोजीशन है, जो तहरीक की जो कि एक कहना चाहिए बुनियाद, वो हमें नज़र नहीं आती है। पीक पे कैसे 2 दिनों के अंदर जाएगी ये एक अलग मामला होगा, मगर बुनियादी जो है वो उनकी तंजीमी बुनियादों के ऊपर उनके मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये तहरीक जो है वो चलने में नाकाम हुई है अब तक। अच्छा साहब, सख्तियाँ हैं इदारों की तरफ से भी हैं, हुकूमत की तरफ से भी हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, और अब जो अदलिया से फैसले आ रहे हैं वो भी उनके जो टॉप लीडरशिप है उनके खिलाफ आ रहे हैं, उनको 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं। क्या यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं पीटीआई के, खासतौर पर मरकजी जो रहनुमा है, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं? मैं देख रहा था कल सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह है अचकज़ई साहब वो लीड करेंगे, लेकिन कल मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा ना हमारे एलामी में कोई ऐसी बात है और हम तो एक मॉरल जो है सपोर्ट करेंगे, हम इसको लीड नहीं कर रहे हो। ये पीटीआई का एहतजाज है। और इसके अलावा भी आप देखें तो सूबाई क़यादत पे डाल दिया जाता है कि वो प्लान बनाएंगे और वो प्लान जो देंगे उस पर एग्जीक्यूशन होगी। मतलब मरकजी क़यादत भी कहीं ना कहीं इसको लीड करने से डिस्टेंस कर रही है, फील कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल दुरुस्त है, आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है और मुशाहिदा बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है और पार्लियामेंट के अंदर भी हो जाए और वोटों के एतबार से भी हो जाए, और स्ट्रीट पावर भी ऑब्वियसली जिसके पास वोट होते हैं स्ट्रीट पावर भी उन्हीं के पास होती है। ये उम्मीद रखना कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब या अचकज़ई साहब इसको लीड करेंगे, वो जो खोकर साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो मॉरली तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये आपकी अपनी तहरीक है। और उस ऑल पार्टीज वो जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो अपोजिशन का एक तरह से अलायंस भी है, उसमें भी तहरीक इंसाफ का जो किरदार था वो लगा ऐसे कि जैसे ये कोई साइड किक है, कोई ये छोटी पार्टी है साथ बैठी हुई है। वो पार्टियां जिनकी एक एक सीट भी नहीं है या एक एक सीट है वो ड्राइविंग सीट पे, तो फॉर सम रीजन लगता यही है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके अंदर कंफ्यूजन है। अब उसमें जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि एक तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इतने ज्यादा लोगों को सजाएं सुनाई गई, फिर बहुत सारे उनके वर्कर्स को भी सजाएं सुनाई गई, फिर जलसे जुलूस की भी उनको उस तरह इजाजत नहीं मिलती है, एक वो साइड भी। और दूसरा जो खान साहब ने कहा था कि जी जेल से मैं लीड करूंगा, अभी तक तो हमें यही नजर आ रहा है कि जेल से ही लीड वो कर रहे हैं। पहले लोग क्वेश्चन करते थे कि वो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल में जो बाहर लीडरशिप का अब तक रवैया है उससे तो यही लगता है कि तहरीक शायद जेल के अंदर ही सिर्फ चल रही है। लेकिन अता साहब आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है या डर और खौफ की वजह से वो जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं?
देखिए, डर और खौफ तो यकीनन है ना। देखिए, किसी पार्टी के साथ ऐसा हुआ है आज तक शहजाद साहब, पाकिस्तान की तारीख में आप अरसे से सियासत को कवर कर रहे हैं, कभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में, कौमी असेंबली में, पंजाब में उसको इकट्ठी कभी ऐसे सजाएं हुई हैं, फिर बहुत सारे लोगों को जिस तरह के मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात अभी भी उनके ऊपर कायम है। जरा सी कोई बात होती है तो वो छापे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो यकीनन वो डर खौफ भी है, उस तरफ हालात भी सख्त हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर। अगर वो वहां पे चाहें तो वो थोड़ा सा एक प्रोएक्टिव स्टांस ले सकते हैं, कुछ हिलजुल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपको मसाइल नजर आते हैं। और आसमा साहब, ये जो ऑल पाकिस्तान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अब कहा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से चार्टर दिया गया है, उनके एलामिये में 26 नुकात हैं, इस पे कोई अमल दरामद होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मतलब किस तरीके से होगा? अगर वो चाहते हैं कि 26वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए, या पॉलिटिकल डायलॉग्स सियासी पार्टियों के दरमियान, ऑपोजिशन तो ये चाहेगी करना, लेकिन हुकूमत क्या टेबल पर बैठेगी? देखिए, सरेदस्त तो लगता नहीं है कि हुकूमत जो है वो टेबल पे बैठेगी। उसकी वजह ये कि हुकूमत उस वक्त बैठती है, हुकूमतें उस वक्त बात करती हैं जब उनके ऊपर एक दबाव होता है, जब लगता है कि अवाम जो है वो सड़कों पे निकल रहे हैं, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि तब्दीली हो और वो बड़ी तादाद में एहतजाज करते हैं, तो तब फिर थोड़ा बहुत असर होता है। वैसे तो अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो तब्दीली अवाम के सड़कों पर निकलने से भी नहीं होती, वरना तो फिर बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं इस बीच में, कितने एहतजाज, कितने लॉन्ग मार्च, कितने धरने, कितना कुछ हुआ है। ये तब्दीलियां कहीं और से होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जो है वो बातचीत करना चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने अंदरूनी बहरान का बहुत ज़्यादा शिकार है। और हम हमेशा ये बात करते थे कि तहरीक इंसाफ को बाहर से नहीं अंदर से चैलेंज है। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ को बाहर से नहीं अंदर से चैलेंज है। वो जो क्लैरिटी है वो मौजूद नहीं है, लीडरशिप मौजूद नहीं है। और अभी जो अतर काज़मी साहब बात कर रहे थे कि हमने नहीं देखा कि माजी में ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप माजी को देखें तो हमने ARD की मूवमेंट भी कवर की है और उसमें भी पूरी लीडरशिप थी जो पॉलिटिकल पार्टी की, दोनों मेन जो लीडर्स थे नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो दोनों के दोनों जलावतन थे और उनके ऊपर भी मुकदमात थे। उनकी जो सेकंड टीयर थी यहाँ पे लीडरशिप की, वो भी अंडर ट्रायल थी, गिरफ्तारियां थी, लोग बहुत सारे जो थे उनको उठा के ले जाया जाता था। खुद जावेद हाशमी साहब को अगर आपको याद हो, एक खत पढ़ने की सजा जो थी वो कितनी दी गई थी, 6 साल वो जेल के अंदर रह के आए थे। और इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछली हुकूमत में भी जो लीडरशिप थी उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो जेल में थे। यहाँ तक कि जो पहली 2 रोज थी वो इस ख्वाहिश के ऊपर जो है वो खाली हो गई थी कि वो शोर मचाते हैं और उनको पार्लियामेंट में इमरान खान साहब को टफ टाइम मिलता है। तो माजी के अंदर भी ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन होता क्या है कि उनके बाद जो है वो लीडरशिप्स मौजूद रहती हैं पार्टियों के अंदर, वो क़यादत या वो जो चेन ऑफ कमांड है वो मौजूद रहती है। यहाँ अलमिया ये है कि इमरान खान साहब के अलावा कोई हमें नज़र नहीं आता और ना ही वो अपने इख्तियारात किसी और को तफवीज़ करने को तैयार हैं कि वो कोई जो एक ऑटोनमस डिसीजन ले सकें या किसी के पास ये मैंडेट हो कि वो बातचीत कर सकें या वो उस बातचीत के बाद कोई फैसला ले सकें, वो कहते हैं मैं खुद लीड करूंगा जेल से बैठकर, फैसला ले सके। जी, तो वो कहते हैं मैं खुद कैसे लीड कर सकते हैं? आई मीन उनको बिल्कुल एक पूरी चेन की जरूरत है। अगर आप देखें तो पूरी चेन ऑफ कमांड की जरूरत होती है। लीडरशिप का मतलब यही होता है कि फर्स्ट टीयर की, सेकंड टीयर की, थर्ड टीयर की लीडरशिप नॉमिनेटेड होती है, उनके डिसीजंस नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पे ये है कि फलां ने ये कहा है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं, फलां ने ये कहा है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी मुख्तसरन कि हुकूमत को इससे ज्यादा आइडियल इन्वायरमेंट मिल नहीं सकती। आइडियल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि अपोजिशन भी डिवाइडेड है, अपोजिशन एक पेज के ऊपर भी नहीं है और हुकूमत एक पेज की हुकूमत कर रही है। लेकिन उसके और यही वो चैलेंज है जो खुद हुकूमत को भी दरपेश है। यानी अगर उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है तो ये कोई अच्छी बात उनके लिए भी नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो अपोजिशन जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप कर सकती है, वो अवामी मसाइल हो, वो महंगाई का मसला हो, यही वजह है कि हमें 24 नुकात तो नजर आए हैं जो कि बड़े अहम है और हमेशा इसके ऊपर बात होती है कि 2.0 आप मिसाके जमहूरियत को लेके आ जाएं। आप बिल्कुल लेके आना चाहिए, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी है। वो आपको, मुझे या अतर काज़मी साहब को बात नहीं करनी। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिएट करनी होती है और उस महाज के ऊपर इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो नाकाम नजर आती हैं। सही है। अतर साहब, मुझे 2 चीज़ों का जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि जो अभी 10-10 साल की सजाएं हुई हैं,
क्या कुछ बदला है, या ये जब से 9 मई हुआ था और केसेस गए थे अदालतों में तो उसका यही नतीजा निकलना था, या रिसेंटली जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के दरमियान, इदारों के दरमियान, उसमें कोई मजीद इजाफा हुआ है, या ये अवॉइड किया जा सकता था सिनेरियो जो सजाओं का है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि टू बी ऑनेस्ट तसलसल लगता है आपको हालात का। जिस तरह अभी देखे ना, जिक्र हुआ जावेद हाशमी साहब को भी सजा हुई थी, लेकिन उस वक्त इस मुल्क में एक फौजी हुकूमत थी। उस दौर में मियाँ साहब चले गए थे बाहर, बीबी भी बाहर थी। अब पिछले जो दौरे हुकूमत था उसमें आपको जलसे की भी इजाजत थी, जुलूस की भी इजाजत थी। तो इस वक्त वो वैसे हालात नहीं है। आप ना महंगाई मकाओ मार्च कर सकते हैं, ना आप सिंध से मार्च लेके आ सकते हैं, ना आप किसको जलसे की इजाजत मिलेगी। तो इस वक्त कंप्लीटली आप एक डिफरेंट माहौल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी जमहूरी दौर के अंदर इस तरह का माहौल नहीं था कि कानून साजी ऐसे हो रही है कि इस्लामाबाद में हमारी मर्जी के बगैर अगर आपने जुलूस भी निकाला तो 3 से 10 साल सजा हो जाएगी। फिर जो पीका के कानून में तब्दीली की गई, और क्या नवाज शरीफ साहब अदालतों के बाहर खड़े होके आधा आधा घंटा जो है वो सहाफियों से बात नहीं करते थे? क्या मरियम बीबी खड़े होके मीडिया से बात नहीं करती थी? क्या मीडिया उसको दिखाता नहीं था? फिर मियाँ साहब बाहर भी चले गए थे, उस वक्त भी आप नून लीग की जो क्यादत थी वो टीवी पे भी आती थी। मियाँ साहब की एक जमाने में पाबंदी लगी थी, लेकिन जो हालात इमरान खान साहब को जिनका सामना है, ना आप उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं, ना आप उनको देख सकते हैं, ना उनका ट्रायल किस तरह चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिलेक्टेड लोग अंदर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जमहूरी दौर में किसी के अंदर, किसी भी जमहूरी दौर में ये हालात नहीं थे। ये एक बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज जब इस हवाले से हम हुकूमत के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 9 मई नहीं किया था, इन्होंने 9 मई किया था तो इसलिए उनके ऊपर सख्तियां भी ज्यादा है। ये उनकी तरफ से जवाब आता है ना? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये एक वैलिड पॉइंट है, वो इसके ऊपर रेस कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर वो ये बता दें कि निज़ाम हुकूमत उनके पास नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारी मर्जी से हो रहा है, हम सारी चीजें चला रहे हैं। देखिए ना, त्यारा हाईजैकिंग केस भी यहाँ पे हुआ, उस वक्त भी जो है कम से कम एक अदालत में बाहर लाया जाता था। बाद में बहुत कुछ अब आगे मुझे बताइए क्या होगा। ये जो इन लोगों को सजाएं हुई हैं, मैंने कल ये पूछा भी था, 2 रोज पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब थे कि क्या वो शिरकत करेंगे एहतजाज में या रूपोश रहेंगे। तो अब तक हमने सुना नहीं है कि हुकूमत भी हरकत में आई हो या इंतजामिया हरकत में आई हो इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, वरना तो सजा होती है तो फौरन गिरफ्तारियां होती हैं। इसकी वजह क्या नजर आ रही है आपको, और क्या इवेंचुअली होंगे गिरफ्तार, डी सीट होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे, क्या इस तरफ मामला आपको जाता हुआ नजर आ रहा है अतर साहब? देखिए, डी सीट मुझे लगता है कि शायद पहले हो जाए, गिरफ्तार हो या ना हो, इससे अभी तो रूपोश डिस्क्वालीफाई वो उनको कर दिया जाए। पहले भी जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से जल्दी से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिलचस्पी है इस बजाय इसके कि उनको गिरफ्तार किया जाए। आगे क्या ये लोग बाहर निकल के किसी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता। अगर आपको सजा हो चुकी है और आप रूपोश हैं तो आप तो उस तरह उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब उनका यही है, अगला जो पॉइंट है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उधर ज़िमनी इलेक्शन होता है, तो अब ये वो कह रहे हैं कि हम उस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिलहाल तो मुझे यही स्टेटस को लगता है, जो क़यादत उनकी बाहर अवेलेबल है वो किस हद तक एहतजाज कर सकेगी। मुझे कोई ज़्यादा बड़ा एहतजाज होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा। अच्छा आसमा, अब मुझे ये समझाइएगा, आपको क्या लगता है कि ये इस तरफ मामला अब क्यों जा रहे हैं कि पहले सज़ा होगी, फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगी, बाय इलेक्शन होंगे? क्योंकि हुकूमत की पोजीशन पार्लियामेंट में सिक्योर है। अब तो इनफैक्ट 2/3 मेजॉरिटी भी उनके पास दोनों ऐवानों में है। अदालत से कोई ऐसा खतरा नहीं है, 1 पेज एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई खतरा मौजूद नहीं है। तो अब अगर दोबारा ये एक्सरसाइज हो कि बड़े पैमाने पर बाय इलेक्शन हो रहे हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो रही हो, तो आपके ख्याल में उससे हुकूमत की पोजीशन और मुस्तहकम होगी या गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो शहजाद 9 मई के मामलात हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 4 महीने और पीटीआई जाहिर है कि उनके पास गई थी जी कि आप 4 महीने के अंदर अंदर इसको जो है वो आप फाइनल करेंगे और ये इनके ऊपर फैसले होंगे। उससे पहले ये फैसले नहीं हो रहे थे। तो अब वो 4 महीने की जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते तक ये खत्म हो जाएगी। इसमें तमाम लोगों को सजाएं हो सकती हैं। देखिए, 9 मई जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है और उसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई के ऊपर लोगों को बेइंसाफी दी जाए, उनके साथ बेइंसाफी की जाए, उनको पॉलिटिकल उनकी विक्टिमाइजेशन की जाए। हाँ, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, जिन लोगों ने इसके अंदर जुर्म सरजद किया है, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले नहीं हुआ कि आप जो है वो एहतजाज करें और उसके तशद्दुद करें और उसके अंदर जलाओ गिराओ करें, या आप कफन पहने, या जो भी था, जो भी 9 मई के दिन हुए, 9 मई हुआ या उससे पहले हुए, जो भी था, ये एहतजाज का सिलसिला जो है ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए
कि जो लोग मौजूद हों, कुछ को आप माफ़ी दे के, सज़ा दे के वो माफ़ी मांग ले तो उनको छोड़ दें, और कुछ लोगों को आप ना छोड़ें। तो मेरा ख्याल है ये जो सिलेक्टिव जस्टिस है, इसके ऊपर ज़रूर सवालात उठते हैं, और इसके ऊपर भी सवालात उठते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई, क्या ये शफाफ जो है वो जजमेंट है या नहीं है। मगर इसका एक ज़ाहिर भी हाई कोर्ट में लोग जाएंगे, जहां तक आपने ये सवाल किया था, और हो सकता है हाई कोर्ट से लोगों को रिलीफ भी मिले। मगर ये जो अहम बात है कि हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है, हुकूमत तो बड़ी स्ट्रांग है। मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। 9 मई का मामला इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है, और पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट है। इसमें ना हुकूमत का, हाँ इसकी बेनिफिशरी मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा सेटअप जो है वो इसका बेनिफिशरी बन रहा है। और पीटीआई को मेरा ख्याल है इस स्टेज के ऊपर ये जरूर सोचना चाहिए कि उनकी सियासत के कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह, जो भी सियासत का लाएअमल है, सियासी लाएअमल की वजह से कौन सा ऐसा मामला है जिसके ऊपर उनको नुकसान हो सकता है और उसके बेनिफिशरी जो है वो मौजूदा सेटअप हो सकता है। अगर एक अहम पॉलिटिकल पार्टी या सियासत के तौर पे देखा जाए तो कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहेगी कि उनकी वजह से उनकी मुखालिफ सियासी जमात को फायदा हो। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब लोग ज़ाहिर है इसमें डी-सीट होंगे या री इलेक्शन होगा, री इलेक्शन में अब कितने लोग जीत के आते हैं, नहीं 129 का अभी मियां अजहर साहब के इंतकाल के बाद जो नशिस्त खाली हुई है लाहौर की, वो भी बड़ी अहम नशिस्त है, उसके ऊपर भी देखना है कि पीटीआई क्या लाएअमल बनाती है, अब हुकूमत क्या बनाती है। मगर मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है, स्टे के ऊपर लोग चल सकते हैं, यानी अगर इलेक्शन हो गया, लोग जीत के आएंगे, स्टे मिल भी गया उनके अगेंस्ट, तो जैसे कासिम सूरी साहब जो थे वो स्टे पे चलते रहे थे, ये हुकूमत भी शायद उसी तरह से लोगों को स्टे पे चलाना चाहेगी जो इम्कानात हैं। ठीक है। अच्छा साहब, इमरान खान साहब के बच्चों का मामला अब आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने टेलीविजन पे तो आके कहा मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि हमने अप्लाई कर दिया है। कल मेरे ख्याल से उनके ट्रैकिंग नंबर जो है वो भी सोशल मीडिया पे पीटीआई ने रिलीज कर दिया है। तो वीज़ा के लिए अप्लाई तो उन्होंने किया हुआ है। कल तलाल साहब हमारे प्रोग्राम में दोबारा कह रहे थे अगर अप्लाई किया हुआ है आप हमें ट्रैकिंग नंबर दें, हम वीज़ा दे देंगे उनको, और वो अगर मिलने के लिए आना चाहते हैं तो इजाज़त होगी। आपको लग रहा है कि इजाज़त देगी हुकूमत, वीज़ा देगी उनको, आने देंगे पाकिस्तान? देखिए, अब तो ये तो फैसला तो हुकूमत ने करना है, लेकिन पहले तो वो ये कह रहे थे कि वो आएंगे नहीं, फिर ये भी कहा गया कि वो आके कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे लीड करेंगे, और यहाँ तक खबर चला दी गई कि खान साहब ने मना कर दिया अपने बेटों को, किसी भी मौके पे ना उनको मना किया गया। बुनियादी चीज़ ये है कि वो इधर आके अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, और मैं तो काफ़ी अरसे से ये खबर शेयर कर रहा हूँ, जो ख़ानदानी ज़राए चाहे वो लंदन में हो या पाकिस्तान में, वो वाज़े तौर पर बता रहे थे कि उन्होंने आके यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसके अंदर हिस्सा नहीं लेना, वो उनसे मिलने आना चाहते हैं। कल उनकी परसों रात को बात भी हुई अपने वालिद के साथ घंटा डेढ़, और मेरी एक हुकूमती शख्सियत से भी बात हुई, और मैंने उनसे पूछा कि ये आपने बात वगैरह करवा दी, अचानक ये चेंज क्यों हुई है, एकदम से तब्दीली कैसे आई है? तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, मुस्कुराते हुए कहा कि हो सकता है कि हम सुनना चाहते हो कि कासिम और सलमान ने अमेरिका में क्या कुछ तय किया है, क्या बातें की हैं, अगला उनका मूव क्या है। तो मैंने कहा कि कहते हैं इसी वजह से हो सकता है हमने उनको 1.5 घंटा बात करनी दी हो। तो मैंने कहा क्या ऐसी बात है? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही तुमसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो ये बाकी आप खुद अक्लमंद हैं। तो अब इधर वो आते हैं नहीं आते, वो आके पॉलिटिक्स में तो हिस्सा नहीं लेंगे। जिस वक्त वो वजीर आजम भी थे तब भी ना खान साहब कभी लंदन गए थे, ना जो हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब के बेटों की तरह कभी IPP स्कैंडल आए तो उसमें भी कभी उनके बेटों का नाम नहीं आया, ना ही उन्होंने 2 अरब की चीनी यहाँ से एक्सपोर्ट की, ना ही वो कभी फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं। कोई भी गैर मुल्की कहीं पे भी मीटिंग हो दुनिया भर में तो माशाल्लाह पूरा खानदान गया होता है। तो वो तो हमें किसी जगह पे भी उस तरह नजर नहीं आए, तो ना ही वो आगे हमें पॉलिटिक्स में उस तरह नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी साहब, आसमा शिराजी साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां हफ्ते जिला बाजौड़ के तहसील लोई मामून में ऑपरेशन सरबकफ का आगाज़ किया था, मगर सूबाई हुकूमत, सियासी जमातों और मकामी अफराद की ऑपरेशन की मुखालफत के बाद इस वक्त कबायली अजला में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। इस वक्त जिला बाजौड़ के मकामी लोग सड़कों पर हैं। एक तरफ TTP के दहशतगर्दों से सिविलियन आबादी से दूर जाने का मुतालबा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इलाके में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत भी जारी है, क्योंकि मकामी अफराद को ऑपरेशन के नतीजे में नकल मकानी और आम शहरियों के जानी और माली नुकसान का खदशा है। जिसके बाद अब मामला यह है कि जमात इस्लामी बाजौड़ के अमीर साहिबजादा हारून रशीद की सबराई में कबायली उमायदीन और मुशीरान के कलदम TTP के मुसल्लह जंगजुओं के साथ जिरगा जारी है, जिसमें इनसे इलाके छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि इन्हीं उमायदीन के सिक्योरिटी हुकाम से भी राब्ते जारी हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की सबराई में कल से KP हुकूमत ने भी इलाकाई मुशावरती जिरगों का आगाज़ कर दिया है। कल वज़ीर आला हाउस में होने वाले जिरगे में
खैबर, औरकजई, दरा आदम खेल और हसन खेल के 150 कबायली उमाइदीन समेत 6 MPs, 3 MNAs और एक सेनेटर ने शिरकत की। और जिरगे के एलामिये में कहा गया कि अमन की बहाली के लिए दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ सब एक हैं। मादियात समेत सूबे के वसाइल ना किसी ने मांगे और ना दिए और ना ही किसी को देंगे। वफाकी हुकूमत से सिफारिश है कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई हुकूमत और कबायली लीडर्स का जिरगा भेजा जाए। एलामिये के मुताबिक इलाकाई जिरगों के बाद वज़ीर आला की सबराई में ग्रैंड जिरगा होगा। अहम बात यह कि पिछले इतवार को जिला बाजौड़ में FC और पुलिस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद 29 जुलाई को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौड़ की तहसील लोई मामून में गनशिप हेलीकॉप्टर्स और हैवी आर्टिलरी के साथ ऑपरेशन सरबकफ का आगाज किया था। और इब्तदाई तौर पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों की हलाकत और 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का बयान सामने आया था, जबकि मकामी अफराद ने सिक्योरिटी ऑपरेशन में आम शहरियों की हलाकत का दावा किया। जिसके बाद ANP, जमात इस्लामी और JUIFA ने ऑपरेशन की मुखालफत की और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी फौजी ऑपरेशन और कर्फ्यू के निफाज की मुखालफत का ऐलान किया। मगर इस वक्त खुद अली अमीन गंडापुर के अपने बयानात और मौक़िफ़ पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने पहले तो सूबे में किसी भी किस्म के ऑपरेशन की मुखालफत की, मगर बाद में टारगेटेड ऑपरेशन की हिमायत की, जिसके बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर दबाव डाला कि सूबे में किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने जिरगों के जरिए मसाइल के हल की कोशिशें शुरू कर दी। इसलिए अब देखना होगा कि सूबाई हुकूमत और कबायली उमाइदीन की सूबे में अमन की कोशिशों का क्या नतीजा निकलता है। इस हवाले से आज भी कबायली उमाइदीन का कलअदम TTP के साथ जिरगा था। इस जिरगे में क्या फैसला हुआ है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा कि कल चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की सदारत में भी जिरगा हुआ कबायली उमाइदीन के साथ, ताकि अमन जो है वो कबायली इलाकों में बहाल किया जा सके। और आज यही कबायली उमाइदीन जो है उनका जिरगा था कलअदम TTP के लोगों के साथ भी। तो क्या अपडेट है, क्या फैसले हुए इसमें? देखें, आज जो जिरगा था वो ऑब्वियसली एक तसलसल है। पिछले 3 दिनों से हम जिरगे जो है वो देख रहे हैं, बाजौड़ का है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो TTP ने डिमांड्स रखे हैं, कलअदम तंजीम ने, उसमें ऐसे डिमांड्स हैं जो ऑब्वियसली पहले हमने स्वात में देखे, वजीरिस्तान के अंदर देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके लिए जो है वो राजी होगी। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है। और जरगे को कल भी जो वो मिल के आए और उनसे बातचीत हुई, तो उनको कहा गया कि आप डायलॉग का सिलसिला जो है वो जारी रखें, क्योंकि एक ऑपोजिशन नज़र आती है खैबर पख्तूनख्वा में। और जैसे आपने भी बताया कि लोग तैयार नहीं हैं इलाका छोड़ने के लिए, ये इसीलिए तैयार हैं कि कोई खून रेजी हो मजीद। लिहाजा एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि लोकल जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं उसके ज़रिए जो है वो बात को आगे बढ़ाया जाए। और अगर इसके ज़रिए बगैर किसी बंदूक के, बगैर किसी क्लैश के जो है इसका हल निकलता है तो ठीक है, निकाल लिया जाए। वरना स्टेट के पास ऑप्शन हमेशा मौजूद है कि वो ऑपरेशन जो है उस एरिया के अंदर करे। लेकिन जो अभी तक बातें सामने आई हैं उसमें इस बात का तो यानी इकरार किया गया है कि डायलॉग का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन कोई जामे इकदाम उसमें नज़र नहीं आया था जिसमें ये कहा जाए कि या कोई गैर मुसल्लह हो जाएगा या इलाका छोड़ देगा या इस इलाके से निकल जाएगा। बल्कि कल एक बात पर आमादगी जो है वो जाहिर की थी कि हम सिविल पॉपुलेशन से जो है वो निकल कर शायद पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे, लेकिन असलाह नहीं छोड़ेंगे और गश्त भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। और फौज जो है अगर जब तक अटैक नहीं करेगी तो हम भी जो है वो अटैक नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें जो है हमने स्वात में पहले देखी और उसका नतीजा भी जो है वो देख लिया। लिहाजा लोकल जो आप कह रहे हैं कि जो डिमांड है TTP की तरफ से, कलअदम TTP की तरफ से, वो यही डिमांड है कि हम जो है पहाड़ों पे चले जाएंगे लेकिन असला नहीं छोड़ेंगे, इस पर वो राजी हैं, आप कह रहे हैं? जी, इस पर जो है वो पार्शली राजी है, लेकिन उसके नीचे जो बाकी 3 शराइत हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि जो फौज के लिए असलाह ले जाने वाली गाड़ियां होंगी, राशन ले जाने वाली गाड़ियां होंगी वो अलाउड होंगी, लेकिन उसमें असलाह नहीं अलाउड होगा और जिरगा के मैकेनिज्म के थ्रू उसकी चेकिंग की जाएगी। और तीसरा ये भी जो चौथा बल्कि ये जो है उसमें एक है कि मुसल्ला जो जत्था होता है फौज का वो भी एरिया के अंदर वो भी नहीं करेंगे और हम भी जो है वो मुसल्ला जो है इस एरिया के अंदर नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल में किसी भी रियासत के लिए अगर हम ऑलमोस्ट 2025 में अब
इस किस्म की जो है वो लैक्सिटीज देना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन नजर आता है। लेकिन बहरहाल एक चूंकि ऑपोजिशन थी, ऑपरेशन के हवाले से लोग घर नहीं छोड़ना चाहते थे, और जो टीटीपी की प्रेजेंस है अब क्लियर है कि वो सिविल पॉपुलेशन के दरमियान में है, तो लिहाजा सिविलियन लीडरशिप को, जैसे आपने हारून रशीद साहब की जरगे की बात की, उस जरगे के मेंबरान जो है वो 14 से कम करके कल रात को 5 कर दिए गए। अभी थोड़ी देर पहले जरगा जो है वो वापस आया है। आज ना उनको कोई पब्लिक स्टेटमेंट देने की इजाजत है, ना कोई ऐसी बात करने की इजाजत है मीडिया से। तो जो इनिशियल मालूमात है उसमें तो यही है कि बारीकी से एक एक मसले के ऊपर जो है वो बात हुई, और मजीद भी जो है वो डायलॉग जारी रहेगा। और लिहाजा कल जो जिरगा था जिसमें चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब थे, कबायली उमाइदीन थे, जिसमें एक एलामिया भी सामने आया कि सूबाई हुकूमत और जो कबायली उमाइदीन है उन पर एक जिरगा बनाया जाए जिसको अफगानिस्तान भेजा जाए, इसकी मजीद क्या तफसीलात है और सूबाई हुकूमत क्या चाह रही है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं टारगेटेड ऑपरेशन तो ठीक है, लेकिन वो फिर ये सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं लोगों की कि अगर फुल फ्लैज ऑपरेशन होता है तो उसमें नकल मकानी होगी, लोग उसके लिए तैयार नहीं है। तो सूबाई हुकूमत क्या कोशिश कर रही है इस वक्त? देखिए, सूबाई हुकूमत ऑब्वियसली, अगर आप अली अमीन साहब की गवर्नमेंट की बात करें तो वो दो पार्ट्स में जो है वो बिखरी हुई है। एक तो उनकी पार्टी का एजेंडा है जो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वो एंटी ऑपरेशन भी है और एंटी कोऑपरेशन भी है। एक बतौर चीफ मिनिस्टर जो उनका स्टांस है, जिसके जरिए वो चाहते हैं कि जिरगे के जरिए लोगों को आमादा किया जाए कि जो एक हल है उसकी तरफ हम जाएं, और पर्टिकुलरली इलाका माहिदीन से बात करके जो है वो फ्यूचर रेजोल्यूशन की तरफ आए। यानी जो पब्लिक मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, जो हुकूमत को बरूए कार लाने वाली सलाहियत हैं, उनके लिए जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उनके जरिए लोगों को एक मौका दिया जाए ताकि बाद में किसी का गिला ना रहे। जहाँ तक रही अफगानिस्तान की बात, तो ये बात मैं कहना समझता हूँ कि ये पहले भी सूबाई हुकूमत ने कोशिश की थी कि ये इस तरह का जो है वो जिरगा बनाया जाए, लेकिन चूंकि प्रोविंशियल मैंडेट से बाहर नजर आता है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी लोकल और ग्लोबल जो है वो स्ट्रेटेजिक डिजाइन है और उनके अज़ाइम हैं। मुझे नहीं लगता कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल जो जिरगाज हैं उसमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि जो इंटरनेशनल जो अलायंसेस बन रहे हैं और जो बड़े पावर ब्रोकर्स हैं उनकी जो उनके असरात जो खित्ते पर नजर आते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें मैकेनिज्म इतने स्ट्रांग है कि वो उनको रोक सके। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि टाइम बाई कर रहे हैं लेकिन इससे कोई अल्टीमेट रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आपको लग रहा है कि जैसे बाजौड़ की तहसील में ऑपरेशन का आगाज किया गया, इसी किस्म का ऑपरेशन होगा, यही नतीजा निकलेगा सबका? देखिए, बाजौड़ के अंदर चूंकि प्रॉब्लम थी और जो बाजौड़ की सिचुएशन थी उसके अंदर कंसेक्यूटिव प्रॉब्लम्स तो आ रही थी, लेकिन लोकल पॉपुलेशन के अंदर घुसकर जो है उसमें पैरेलल कोर्ट सिस्टम और पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम बनाई गई थी, जिसके बाद एक इलाके को यानी 16 देहात को फौज ने जो है वो सराउंड कर दिया और मेन रोड पर वापस जो है वो कब्जा जमा दिया। अब जो टीटीपी के फाइटर्स हैं वो सिविल पॉपुलेशन के अंदर हैं, जिसके बाद सिविल लोगों ने कहा कि भाई जो हारून रशीद साहब की जरिए की आप बात करें, क्योंकि हमारा इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं चाहते, हम बातचीत से मसला हल करेंगे। अब देखना ये कि हल कर पाते हैं नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद गजा की सूरत पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इसराइल की अक्टूबर 2023 से गजा में जारी बर्बरीत के 21 माह बाद सूरत हाल ये है कि इसराइल के करीबी इत्तेहादी भी इसराइल के खिलाफ हो चुके हैं। पूरी दुनिया में इसराइली मजालिम के खिलाफ गैर मामूली एहतजाज और मुजाहरे देखे जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी तंजीमों के अलावा अब खुद इसराइल के अंदर से इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और इसराइली जारियत को नस्ल कुशी करार देकर जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद गजा में इसराइल की जानिब से बिला रोक टोक इंसानियत सोच और तालीम जारी है, जिसके नतीजे में आज मजीद 69 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 37 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो कि इमदाद के मुंतज़िर थे। इसराइल की जानिब से बाकायदगी से स्नाइपर्स के जरिए फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी हवाले से BBC ने गजा में 160 बच्चों के कत्ल को इन्वेस्टिगेट किया है, जिससे पता चला है कि 95 बच्चों को बाकायदा स्नाइपर के जरिए सर और सीने में गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत 12 साल से कम उम्र बच्चों की थी। गजा में इन्हीं मजालिम के खिलाफ जहां दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं, वहीं आज ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी गजा में अमन और इमदाद की बहाली के लिए हजारों लोगों ने मुजाहरा किया, जिनमें मशहूर आलमी सहाफ़ी जूलियन असांज समेत कई दीगर मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। एक तरफ जहां इसराइल बिला तफरीक फ़लस्तीनी बच्चों, बुजुर्गों, औरतों, मर्दों को अपने असले के जरिए निशाना बना रहा है, वहीं इसराइल के मुसल्लत करदा ग़ज़ाई बहरान के नतीजे में भूख और फाका कुशी से भी फ़लस्तीनियों की अमवात रोज़ का मामूल बन चुकी है। गजा के वजारत सेहत के मुताबिक अब तक ग़ज़ाई किल्लत और फाका कुशी की वजह से 175 फ़लस्तीनी जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं,
जबकि इन अमवात के अलावा जिंदा लोग भूख की वजह से हड्डियों के ढांचों में तब्दील हो रहे हैं। भूख और कहत की वजह से गजा से इंसानी ज़मीर को झंझोड़ने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। ये हैं वो तकलीफदेह मनाजिर जो 21 माह की तबाही के बाद गजा में मामूल बन चुके हैं। लेकिन ये भूख सिर्फ फ़लस्तीनियों का ही मुकद्दर नहीं है, बल्कि इस भूख के असरात हमास की कैद में इसराइली यरगमालियों पर भी वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। इसी हवाले से हमास की जानिब से कल जारी की जाने वाली वीडियो में ये देखा जा सकता है कि भूख की वजह से इसराइली यरगमालियों की भी जिस्मानी हड्डियाँ वाज़े होने लगी हैं। जबकि दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका के मुतनाज़ा इमदादी मराकज़ पर इंसानों के कत्ल आम का सिलसिला जारी है और वो नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। एक साबिक अमरीकी फौजी ने बताया कि कैसे एक आमिर नामी मासूम फ़लस्तीनी बच्चा उनके सामने इसराइली दरिंदगी का निशाना बन गया। ये तो है वो मजालिम जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, लेकिन फ़लस्तीन से बाहर भी इन मजालिम के खिलाफ उठने वाली तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए भी इसराइल हैरानकुन कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी हवाले से मिडल ईस्ट आई ने 2 दिन पहले एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। इस रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बरतानवी चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने फ़लस्तीन में मजालिम पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके इंतहा पसंद वुज़रा के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ इसराइली एजेंसी मोसाद की जानिब से धमकियों और जिनसी हरासानी की झूठी शिकायत का खेल खेला गया। करीम खान को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वुज़रा की गिरफ्तारी की कोशिशों से पीछे हटाने के लिए कैसा जाल बिछाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।